आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, आपके पास एक अच्छी जॉब है जहां से आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिल रही है, तो आपको ये लग रहा होगा कि अब तो लाइफ सेट है, अब तो फ्यूचर में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन क्या ये सच है? सच कहूं तो ज्यादातर लोग अपने भीतर यही गलतफहमी बैठा लेते हैं। वो ये गलतफहमी पाल लेते हैं कि अब उन्हें फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और सच कहूं तो हमारी लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब कि जैसा हम चाहते हैं वैसा हमारे साथ नहीं होता, और जैसा हम नहीं चाहते वैसा हमारे साथ अक्सर ही होता रहता है। हम ये नहीं जानते कि अगले पल क्या होगा, हम ये नहीं जानते कि हमारे साथ कल क्या होने वाला है। चलो इसे एक छोटे से उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लो रामू नाम का एक आदमी है जो एक बहुत अच्छी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर है, और मैनेजर की पोस्ट तो काफी अच्छी मानी जाती है। रामू को 1 लाख रुपया महीने की इनकम भी मिलती है, और ऐसे देखा जाए तो रामू की लाइफ अब बहुत अच्छी चल रही है, वो इससे बहुत खुश है। लेकिन रामू के जो कलीग्स हैं वो उसे सलाह देते हैं कि अब तो तुम एक अच्छी सी कार ले लो, कब तक इस तरह से क्यों बाइक पर घूमते रहोगे, वैसे भी तुम्हारी ये बाइक बहुत पुरानी हो गई, और तुम्हारी सैलरी के हिसाब से अब तो तुम पर कार ही सूट करती है। जब तुम इस बाइक पर आते हो तो तुम्हारा कोई इंप्रेशन भी नहीं जमता, पैसा तो तुम्हारा लगेगा, पर तुम एक बार जब कार के मालिक बन जाओगे तो यहाँ के लोग क्या, पूरा शहर तुम्हारी तारीफ करेगा। ये बात रामू के माइंड में बस जाती है। अब रामू ने दिन रात कार के बारे में सोचना शुरू कर दिया, साथ ही वह सारी जानकारी भी इकट्ठा करने लगता है, और फिर उसे पता चलता है कि इस सारे प्रोसेस में 20 लाख रुपए का खर्च आएगा। पहले तो वो इतना बड़ा अमाउंट सुनकर थोड़ा सा हिचकिचा गया, फिर उसने कुछ सोचा, लेकिन बाद में उसके कलीग्स की कही हुई बातें उसके माइंड में घूमने लगी, और देखते ही देखते वो आखिरकार कार बाई करने के लिए राजी हो गया। अब रामू के पास इतना सारा पैसा तो एक साथ में था नहीं, इसलिए रामू ने अपने घर के पेपर्स वगैरह लिए और बैंक चला गया। वहां पर उसने 20 लाख रुपए का लोन उठा लिया और वो कार खरीदने पहुंच गया। कार खरीद कर वो बहुत खुश था, और साथ ही साथ उसके मन में ये भी चल रहा था कि इतनी अच्छी जॉब तो है ही, आखिर ये जॉब कहाँ जाने वाली है, और साथ ही अगर मैं थोड़ा सा ओवर टाइम कर दूंगा तो मुझे और अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे, जिससे मैं जल्द ही ये सारा लोन चुका दूंगा। और इसी दौरान एक दिन कंपनी के हेड ने कंपनी में चल रहे काम का जायजा लिया, और उसे पता चला कि कंपनी में काम करने वाले कुछ लोग एक्स्ट्रा ओवर टाइम के चक्कर में क्वालिटी वर्क नहीं दे रहे हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसमें रामू का नाम भी था। दूसरे ही दिन कंपनी के हेड ने रामू को अपने ऑफिस में बुलाया और कहता है, मैं देख रहा हूं कि आप लोग ठीक से काम नहीं कर रहे, आपका काम कंपनी के लिए फायदेमंद नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी आपको पैसे पे कर रही है। हेड के इतना ही कहने पर रामू अब समझ चुका था कि उसकी जॉब अब खतरे में पड़ चुकी है, और जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। 15 दिन के अंदर अंदर उसे एक ऐसा प्रोजेक्ट ढूंढने को कहा गया जो कंपनी के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल हो, और यदि रामू ऐसा नहीं कर पाया तो उसे कंपनी की ये जॉब छोड़नी पड़ेगी। 35 साल का रामू अब अचानक ही बहुत ही बुरी स्थिति में आ चुका था। अब उसके पास केवल 2 ही रास्ते थे, या तो वो 15 दिन के अंदर कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आ जाए जिससे कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा हो, या फिर वो अपनी जॉब छोड़कर कोई और जॉब पकड़ ले और वहां से अपनी एक नई जिंदगी शुरू करे। और रामू ने जो सबसे बड़ी गलती की थी वह यह थी कि रामू के पास जब अच्छे खासे पैसे आ रहे थे तो रामू को लग रहा था कि अब मेरा फ्यूचर सेट है, अब मैं फ्यूचर प्लानिंग क्यों करूं। इसलिए उसने ना तो कभी सेविंग की और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट। रामू ने कभी इन चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया, और ऊपर से उसने 20 लाख रुपए का लोन भी उठा रखा था, और वो भी सिर्फ एक जॉब के भरोसे। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि रामू सिर्फ एक जॉब के भरोसे अपने आप को फाइनेंशियली फ्री समझ रहा था। लेकिन अब रामू के पास केवल 15 दिन का ही समय था, लेकिन अब रामू को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्लाइंट कहां से लाए, आखिर वो प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट कहां से लाए। और देखते ही देखते 15 दिन बीत गए, और आखिरकार रामू को उस जॉब को छोड़ना ही पड़ा। लेकिन अब रामू के पास सेविंग के नाम पर कुछ नहीं था, और साथ ही उसने 20 लाख रुपए का लोन ले रखा था। इसलिए अगले ही दिन उसने अपने रिज्यूम में अपडेट किया और फिर से काम ढूंढने के लिए निकल पड़ा। करीब 1 हफ्ता भटकने के बाद आखिरकार उसे एक जॉब मिल ही गई, लेकिन यहाँ पर उसकी सैलरी आधी से भी आधी थी। इस वजह से उसके घर का खर्च भी बहुत मुश्किल से निकल पा रहा था। अब रामू के पास इतने भी पैसे नहीं बच पा रहे थे कि वो अपनी कार में पेट्रोल डलवा सके, जिसके चलते रामू ने उस कार को केवल 2 लाख रुपए में बेच दिया। लेकिन अब भी रामू के सर पर एक बहुत बड़ा लोन था, और वह इसमें उलझ कर रह गया था
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे इस लोन को चुकाए। दोस्तों, इस उदाहरण से मैं आपको बस इतना ही समझाना चाहता था कि कुछ लोग अपने आप को वो समझ लेते हैं जो वो है ही नहीं। इसे अगर कुछ अलग शब्दों में कहा जाए तो कुछ लोग अपने आप को फाइनेंशियली फ्री मानने लगते हैं, जबकि वो केवल फाइनेंशियली सिक्योर हैं। उन्हें तो ये तक नहीं पता कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए कितने स्टेजेस को पार करना होता है और अभी वो कौन से स्टेज पर हैं। वहीं पर गाइस, अगर मैं आप लोगों से भी ये सवाल करूं तो शायद आप भी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपको भी ये नहीं पता कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम के किस स्टेज पर हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसे अधिकांशतः लोग समझ ही नहीं पाते। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये छोटी सी वीडियो पूरा देखते हो तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज आपको ये भी पता चल जाएगा कि आखिर असली फाइनेंशियल फ्रीडम होती क्या है, और आप ये भी जान पाओगे कि इस समय में आप किस पोजीशन पर हो और अब आपको आगे क्या करना चाहिए जिससे आप फाइनेंशियली फ्रीडम पा सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला स्टेज है फाइनेंशियल डिपेंडेंसी। ये फाइनेंशियल फ्रीडम की सबसे पहली स्टेज है और इस स्टेज में आप कोई भी अर्निंग नहीं कर रहे होते। जाहिर सी बात है, जब हम टीनेजर होते हैं तो हम दूसरों पर डिपेंड होते हैं, जैसे कि अपने माता पिता पर। ऐसे में हमें कोई भी चीज की अगर जरूरत पड़ जाती है तो अपने पेरेंट या फिर अपने गार्जियन से हमें पैसे मांगने होते हैं। और यहाँ पर ये कोई भी बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम सभी लोगों को बचपन में इस स्टेज से गुजरना ही पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम अर्निंग करते हैं, हम पैसे कमाने लगते हैं, और कुछ लोग काबिल होने के बाद भी इस स्टेज को छोड़ नहीं पाते, खासकर भारत में, क्योंकि भारत में ज्यादातर लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं और इसी कारण इस देश में ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी कमा लेने के बाद भी फाइनेंशियल प्लानिंग या इन्वेस्टिंग जैसी चीजों पर ध्यान ही नहीं देते। और जब वो कमाने लायक नहीं रहते, अर्थात जब वो बूढ़े हो जाते हैं, तो पुनः अपने बच्चों पर डिपेंड हो जाते हैं और फिर से वो इसी स्टेज पर आ जाते हैं। मतलब कि वो इसी स्टेज से शुरू करके वापस इसी स्टेज पर रह जाते हैं और फिर से उन्हें छोटे मोटे खर्चों के लिए अपने बच्चों पर डिपेंड होना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक टीनेजर हैं या फिर अपने 20s में हैं, तो आप भी अपने आप को इसी स्टेज पर पा रहे होगे। लेकिन अगर आपने जल्दी नहीं की और इस स्टेज को नहीं छोड़ पाए, तो फ्यूचर में आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। आपको अपनी अर्निंग के बारे में सोचना चाहिए, आपको पैसे कमाने के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा स्टेज है फाइनेंशियल सॉल्वेंसी, और इसे हम सर्वाइवल स्टेज भी कहते हैं। इस स्टेज में आप थोड़ा बहुत पैसे कमाना शुरू कर चुके हो, लेकिन अभी भी आपकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं है कि आप अपने एक्सपेंसेस अफोर्ड कर सकें। मतलब कि आप जितना भी कमाते हैं वो केवल आपकी बेसिक नीड में ही खत्म हो जाते हैं, जैसे कि खाना पीना, कपड़े। ये जो बेसिक जरूरत है, इन्हीं में आपका सारा पैसा खत्म हो जाता है। और इस स्टेज में ना तो आपके पास इमरजेंसी फंड होता है और ना ही कुछ सेविंग्स। और ऐसे में आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, इस स्टेज पर दुनिया की लगभग 80% जनता अपना पूरा जीवन बिता देती है। और यदि आप भी इस स्टेज पर हैं, तो आपको भी ये समझ में आ रहा होगा कि इस स्टेज पर फाइनेंशियली फ्री होने के बारे में सोचना भी लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इस स्टेज पर ना तो हम इतना कमा रहे हैं कि हम कुछ पैसा बचा सके और ना ही इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकें। इसलिए इस स्टेज पर ज्यादा दिन तक टिके रहना आपके लिए खतरे की घंटी होता है और पूरी लाइफ आपको दूसरों की तरक्की देखकर ही बितानी पड़ती है। वैसे अगर आप स्टेज से निकलना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर के उसे जरूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं तीसरे स्टेज की, और तीसरा स्टेज है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और ये स्टेज पूरा का पूरा मनी सेविंग्स पर ही बेस्ड है। इस स्टेज में आप अच्छा खासा कमा रहे हो और उसमें से आप पैसे बचा भी पा रहे हो, और स्टेज में हम इसी पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने और अपनी फैमिली की सारी मंथली एक्सपेंसेस आसानी से मैनेज कर पा रहे हो और उसके साथ कुछ पैसे भी सेव कर पा रहे हो, तो समझ लेना कि आप इसी स्टेज पर हो। और स्टेज में अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, जैसे कि कुछ समय के लिए नौकरी का ना होना, या फिर मेडिकल इमरजेंसी, या फिर ऐसी और कोई जरूरत जिसमें आपको कर्ज लेने की जरूरत पड़ जाए, तो ऐसे में आप कर्ज नहीं लेते, बल्कि इन खर्चों को आप अपनी सेविंग से ही मैनेज कर लेते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपके पास कोई लोन या कर्जा है तो उसे भी आप इजीली मैनेज कर पाते हो। स्टेज नंबर 4, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इस स्टेज में आप एक्टिवली तो पैसे कमा ही रहे होते हो, साथ ही साथ आप पैसिवली भी इनकम कमा रहे होते हो। जी हाँ, अगर आपके पास 2 या 3 एसेट्स हैं जो आपके मंथली एक्सपेंसेस, किसी भी प्रकार की इमरजेंसी या फिर आपकी रिटायरमेंट को कवर करने का पावर रखते हैं, और ना ही आपने कोई लोन या कर्जा ले रखा है, और ऐसी अवस्था में
आप अपना सारा खर्च तो चला ही रहे हैं, साथ ही साथ उन चीजों को भी आप आसानी से खरीद पा रहे हैं जिनकी आपको इच्छा होती है। और इस स्टेज में रहने वाले लोगों के पास कम से कम 2 या 3 इनकम सोर्सेज तो होती ही हैं, जिनमें से 1 या 2 पर वो एक्टिवली काम कर रहे होते हैं, तो बाकी की 2 या 3 उनके लिए पैसिवली इनकम जनरेट कर रही होती है। और दोस्तों, अगर आप पैसिवली इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बना रखा है, आप जाकर के उसे जरूर चेकआउट कीजिएगा। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टेज नंबर 5, फाइनेंशियल रिलायबिलिटी। दोस्तों, इस स्टेज में रहने वाले लोगों के पास 1 या 2 नहीं बल्कि मल्टीपल इनकम सोर्सेस होते हैं, और इन सोर्सेस को रन कराने के लिए वे अकेले ही नहीं बल्कि मल्टीपल लोगों को हायर भी करते हैं। मतलब आप एक्टिवली इतना काम नहीं कर रहे, आपने यहाँ पर इतने सारे इनकम सोर्सेस क्रिएट कर लिए हैं जो आपके लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में रिटर्न बनाकर दे रहे हैं। यहाँ पर आपके एक्सपेंसेस खुद के कमाए हुए पैसों से नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट के पैसों से चलता है, जिसे हम रिटर्न भी कहते हैं। वहीं पर अगर आप वर्ल्ड टूर पर जाते हैं, कोई एक्सपेंसिव चीज बाय करते हैं या फिर किसी चैरिटी में डोनेट करते हैं, तो इस प्रकार के सारे खर्च आपकी सेविंग्स या फिर आपकी सैलरी से नहीं बल्कि आपके रिटर्न से जाता है। अगर आप इस स्टेज पर हैं तो आप मान सकते हैं कि आप फाइनेंशियली रिलायबल हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप काम करना छोड़ दें। अब भी आपको काम तो करना ही पड़ेगा ताकि आप अपनी इनकम को और भी मैक्सिमाइज कर सकें और लॉन्ग टर्म में और भी ज्यादा इनकम सोर्सेस क्रिएट कर सकें। स्टेज नंबर 6, फाइनेंशियल फ्रीडम। जी हाँ दोस्तों, फाइनली आप इस स्टेज पर आ चुके हैं जिसका हर कोई सपना देखता है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद ना तो आपको पैसों के लिए काम करने की जरूरत पड़ती है और ना ही अपने फ्यूचर की चिंता करने की कोई जरूरत होती है। यहाँ आपके पास इतने सारे एसेट्स होते हैं जो आपको लगातार पैसे कमा कर दे रहे होते हैं, और ऐसे में अगर आप एक्टिवली वर्क ना भी कर रहे हो तो भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, आप अपना काम इजीली छोड़ सकते हैं। लेकिन कई लोग इस स्टेज पर आने के बाद कुछ गलत डिसीजन लेने लगते हैं, जिस कारण वो अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को ब्रेक करने लगते हैं, क्योंकि इतना सारा पैसा आ जाने के बाद उनके शौक बदलने लगते हैं और वो अपनी मैक्सिमाइज वेल्थ को गलत जगह यूज करने लग जाते हैं। और शुरुआत में तो उन्हें इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं होता, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो गरीब होते चले जाते हैं। इसलिए फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब ये भी नहीं कि आप सब कुछ भूल बैठो, बल्कि आपको इससे आगे जाने के बारे में सोचना चाहिए, आपको अगले स्टेज पर जाने के बारे में सोचना चाहिए। और अगला स्टेज है फाइनेंशियल अबंडेंस। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की जर्नी में ये लास्ट स्टेज होती है। अब आप लाखों करोड़ों कमाने के नहीं बल्कि आप डोनेट करने के काबिल हो गए हो। यहाँ आपके पास कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, कई सारे इनकम सोर्सेस होते हैं जहाँ से आपको मंथली रिटर्न आता रहता है। यहाँ आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि आपके पास इतना सारा पैसा होता है जो आप ही नहीं बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी बैठकर खा सकती है। फाइनेंशियल अबंडेंस आपको ऐसी लाइफ देगा जिसका आप सिर्फ सपना ही देखते थे। इस स्टेज में आने के बाद आप जो चाहो वो कर सकते हो और आपके पैसे कभी खत्म नहीं होंगे।